नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। डूबती दीदी को अखिलेश का सहारा। जी हां, आज ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा उबाल मार रहा है। 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज कब्जा जमाए बैठी टीएमसी सत्ता के सिंहासन को बचाने के लिए अब घबराई हुई नजर आ रही है। इधर बीजेपी ने मिशन बंगाल का बिगुल फूंक रखा है, ये आप सभी जानते हैं। नितिन नबीन ऑलरेडी मौजूद है पश्चिम बंगाल में, अमित शाह उसके तुरंत बाद वहां पहुंचने जा रहे हैं। नितिन नबीन जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सबसे पहला असाइनमेंट जो लिया है वो पश्चिम बंगाल जिताने का लिया। अब ऐसे में वो दुर्गापुर और आसनसोल से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर संगठनात्मक बैठकें वहां पर वो करेंगे अगले 2 दिन। यानी साफ है कि अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन की आहट भी सुनाई देने लगी है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, वैसे ही विपक्षी खेमे में बौखलाहट फैल गई और इसी बौखलाहट में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी प्यारी दीदी ममता बनर्जी को बचाने के लिए कलकत्ता पहुंच गए। सवाल यह है कि अखिलेश यादव बंगाल क्यों आए? जनता के लिए आए, लोकतंत्र बचाने के लिए आए क्योंकि लोकतंत्र वहां खतरे में है, आप सभी जानते हैं, या फिर गुंडागर्दी की लीपापोती के लिए पहुंचे थे? हकीकत यह है कि अखिलेश यादव दीदी की गुंडागर्दी को सही ठहराने आए थे। यह हमें तब पता चला जब उन्होंने बयान दिया। दीदी के ईडी भगाने वाले बयान पर वो गर्व जता रहे थे। मतलब दीदी ने, यानी ममता बनर्जी ने ईडी को भगा दिया, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की, इस पे उनको गर्व की अनुभूति हो रही थी, वो ये कहने आए थे। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें बहुत खुशी है कि दीदी ने ईडी भगा दी। यानी ईडी को भगाना अब विपक्ष के लिए, विशेष तौर पर अखिलेश यादव के लिए वीरता का प्रमाण है। कानून को चुनौती देना अब इनके लिए गर्व की बात है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर भी झूठा नैरेटिव हमेशा की तरह गढ़ते नजर आए। वो कहते दिखे कि मतदाताओं को परेशान कर दिया गया, एसआईआर की आड़ में एनआरसी कर दी गई। ये एसआईआर लोकतंत्र की शुद्धि का अभियान है, फर्जी वोटरों के खिलाफ कार्रवाई है और यही बात सपा और टीएमसी को सबसे ज्यादा चुभती है। याद रखिए, यही वो गठबंधन है जो राम मंदिर का विरोध करता है और वही टीएमसी है जो जय श्री राम बोलने पर हिंदुओं की पिटाई करवा देती है। यानी चोर चोर, आगे आप समझ गए। कथनी और करनी का घिनौना गठजोड़ है। आज बंगाल में चुनाव है और कल 2027 में यूपी में चुनाव होगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या जनता इस अवसरवादी गठबंधन को माफ करेगी या फिर लोकतंत्र की ताकत से सपा टीएमसी की इस जोड़ी को मुंह के बल गिराएगी? इसलिए जवाब तो चाहिए में आज हम जो सवाल उठाने जा रहे हैं वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। उन सवालों को स्पष्ट करेंगे और पूछेंगे आज इस डिबेट में, अखिलेश यादव को बुलाने की जरूरत पड़ी क्यों? ममता दीदी, ईडी को हराने का दावा बीजेपी से हार का डर है क्या? भाई अखिलेश यादव ने कहा ना कि ईडी को हरा दिया तो बीजेपी को भी दीदी हरा देंगी। क्या ये बीजेपी से हार का डर है जो बयानों के माध्यम से बाहर निकल रहा है? तीसरा सवाल है कि ये ममता की तारीफ है या विपक्ष की कोई कमजोरी? ममता ही सिर्फ बीजेपी को हरा सकती है, कहने का क्या मतलब था अखिलेश यादव का? सवाल ये भी है। नितिन नबीन के दौरे से टीएमसी में खलबली क्यों मच गई? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। आज इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे, खुलकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखा देते हैं। विशेष तौर पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, देखना चाहिए आपको। खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहाँ का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहाँ के लोग प्रेम के, रविंद्र जी के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहाँ की मिठास जीतेगी, यहाँ की आदरणीय दीदी जीत करके जाएगी। जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े,
ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी SIR के बहाने NRC कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें। जी SIR नाम पे जो कर रहा है नेशनल इलेक्शन कमीशन, वो तो डेमोक्रेसी का नाम पे एक पूरा प्रहसन है। और जिस तरह बंगाल में पब्लिक को हैरास किया जा रहा है, जिस तरह मौत का मिছিল शुरू हो गया है, जो पैनिक हो रहा है, एक तरफ जो जेन्युइन वोटर्स है, दूसरे तरफ BLOs है, और ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे जितना सारा पब्लिक को बुलाया जा रहा है, बुजुर्गों को, जो जिसका हेल्थ ठीक नहीं है, उसको एक पूरा मेस बना दिया। और इसके पीछे है भाजपा का निर्देश में वो इलेक्शन कमीशन का जो नाम काटने की, बात देने की इरादा। नितिन नवीन हमारा हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का सबसे सौभाग्यवान अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो क्षमा प्रसाद की भूमि पर क्षमा प्रसाद का सरकार बन रहे हैं। हमारा जो सपना था, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक एक सरकार, भाजपा सरकार, वो सरकार बनने जा रहा है। बहुत ही तात्पर्य है ये। नितिन नवीन जी पश्चिम बंगाल में पधार रहे हैं और इलेक्शन भी है, सब लोग उत्सुक है, उत्साह कार्यकर्ता के अंदर में है, आप लोग देख रहे हैं, मीटिंग भी है, सब लोग रेडी है 2026 के लिए। अब अखिलेश जी वहां भाजपा को जिताने के लिए जा रहे हैं। जहां जानी राधा रानी हुआ परे पाथर पानी। ये गए मध्य प्रदेश तो वहां भाषण दे के आए कि कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है, तो वहां भाजपा को सरकार बनवा के आए। दिल्ली गए केजरीवाल के यहाँ, तो वहां केजरीवाल को हरवा करके भाजपा की सरकार बनवा के आ गए। ये गए बॉम्बे, तो बॉम्बे में भाजपा की सरकार बनवा के आ गए। तो ये भाजपा के लिए काम करते हैं, ये दिखाने के लिए कुछ है और खाने के, हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ है, उसी तरह इनकी। तो ममता बनर्जी चिंतित क्यों हैं, क्यों उनको अखिलेश यादव ढाल के रूप में चाहिए? आज इन्हीं सवालों को आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे। पैनल में कौन कौन से जो पैनलिस्ट है वो कनेक्ट होगा, उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्क्रीन पर दिख रही है। माधवी, बहुत स्वागत है आपका। TMC की तरफ से राम प्रकाश पांडे जी हैं, पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। यश भारती जी दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं, यश जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हम उनसे बात करेंगे। पहली प्रतिक्रिया में राम प्रकाश पांडे जो प्रवक्ता है TMC के, उनकी लेने की कोशिश करूंगा। राम प्रकाश पांडे जी, ये कहा जा रहा है कि दीदी घबरा बहुत रही हैं अभी से सामने हार को देखकर, इसलिए आज इसका सार्वजनिक कबूलनामा करने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव जी को बुलाया था और अखिलेश यादव जी वहां पर ये बातें बोलकर गए। ममता बनर्जी को अखिलेश यादव की ढाल चाहिए, अभी से ये हाल है। इस पर प्रतिक्रिया पांडे जी। देखिए, ममता बनर्जी ना कभी घबराई थी ना घबराएंगी, क्योंकि जनता के हित में काम करने वाले ना कभी घबराते हैं और ना घबराएंगे, समझे। तो और ये अखिलेश यादव हमारे सहयोगी हैं, वो आए हैं, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम गणतंत्र विश्वास है, जो भी हमारे सहयोगी आ सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश जाते हैं उनके लिए, तो वो हमारे लिए आए तो कौन सी बड़ी बात। ये भाजपा को लग रहा होगा या मीडिया को लग रहा होगा, कि तो हमें नहीं लग रहा है। और जनहित में जब ममता बनर्जी ने काम किया है और उनकी लोकप्रियता बोलती है, और जिस तरह से इन्होंने पश्चिम बंगाल को अपमान किया है एक एक जगह पर, उसका जवाब इस बार 2026 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के आदमी देंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने राजा राम पांडे जी एक आ रहा हूं, कमिंग बैक सर, एक बार ओपनिंग प्रतिक्रिया सभी की हो जाए। पांडे जी एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी पैनलिस्ट का हो जाए, उसके बाद में हम बात करेंगे। सर प्लीज बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस। यश भारती जी, ये बीजेपी वाले कहने लगे हैं कि अखिलेश यादव जी की बंगाल यात्रा ये बीजेपी से डर का सार्वजनिक कबूलनामा है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड भी राजभर साहब बता रहे थे, अभी आपने उनका बयान सुना कि जहां जहां जाते हैं वहां पर बेड़ा गर्क कराते हैं। निश्चित तौर पे राजभर जी जो है वो अंतरराष्ट्रीय पैमाने के लीडर हैं, और उनके बयान के बहुत बड़े मायने आपको लेने चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के, अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि जब सुदर्शन चैनल और आप इतनी गंभीरता से ले रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में
जिस चुनाव के परिणाम के बाद वो कैबिनेट मंत्री बने हैं और योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा था कि बाबा वापस घंटा बजाएंगे, तो वो सम्मानजनक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी को याद होंगे और सुदर्शन चैनल को भी याद। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने पूरा कार्यक्रम प्रायोजित किया है, दिखाने की कोशिश करी है कि ममता बनर्जी जी बहुत अकेली हैं, ममता बनर्जी जी को सहयोग करने के लिए अखिलेश जी गए हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमेशा सहयोग लेती है और देती है। मिलजुल करके देश मजबूत हो, सरकारें मजबूत बने, ये हम लोग काम करते रहे, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे देश का बड़ा चुनाव हो। और कमजोर करने का काम कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे वो अपने सहयोगी दलों को हो, चाहे अपने सहयोगियों को। आप मुझे बताइए, डॉक्टर आलोक जी जो कभी जेडीयू में हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक प्रेम शुक्ला जी हैं, वो कभी शिवसेना के प्रवक्ता हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और ये सब तब हुआ है जब ये लोग गठबंधन में ही थे। तो एक पार्टी को तोड़ के, उसके नेताओं को तोड़ के अपने दल में शामिल करना, ये कितना मजबूत करते होंगे अपने सही। पासवान जी की पार्टी को, परिवार को तोड़ करके 2 दल में कर दिया, एनसीपी को। ठीक है, और भी तमाम उदाहरण ठीक है। ओके यश भारती जी, आप बने रहेगा, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, उसके बाद में हम और विस्तार से बात करेंगे। बाकी ओपी राजभर किस कद के नेता हैं ये आपको भी बेहतर पता होगा। अखिलेश जी बगल में बिठाते थे चुनाव से पहले, और ये कहते थे ओपी राजभर जी जमीन से जुड़े नेता हैं, वो समाज की आवाज़ को बिना डरे उठाते। इस प्रकार के स्टेटमेंट हैं उनके, अखिलेश यादव जी के। आपके लिए तो अखिलेश यादव से बड़ा नेता कोई है नहीं सपा में, और अखिलेश यादव जी खुद ओपी राजभर को अपने गोद में बिठा के रखते थे। वही जब हार गए तो फिर साइड लाइन वाला मामला हो गया, वो जाके किसी और की गोदी में बैठ गए। तो उसकी बात मत करिए, कौन किसको अहमियत से हमें लेना है, किसको नहीं लेना, वो हमारा काम, वो हम देख लेंगे। माधवी अग्रवाल की प्रतिक्रिया हम लेंगे। माधवी अग्रवाल जी, आप किस प्रकार से देख रही हैं? अखिलेश यादव ने सीधे कह दिया है कि बीजेपी से डरती, टीएमसी से डरती है बीजेपी, ईडी को भगा दिया, अब बीजेपी को भी दीदी भगा देंगी। अखिलेश यादव की कलकत्ता में दिए गए इस बयान को बीजेपी कितनी गंभीरता से ले रही है? माधवी जी। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी आज गए हैं, ममता बनर्जी ने उनको बुलाया है। जाहिर सी बात है कि गठबंधन जिस तरीके से ये घूम घूम के करते रहते हैं, पहले केंद्रीय पार्टी हुआ, राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी टीएमसी, अब जो है वो राज्य की पार्टी हो गई है। इसी तरीके अलायंस का वादा ये लोग, ये भी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस से भी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को पैर भी नहीं रखने देते टीएमसी वाले पश्चिम बंगाल के अंदर में। तो भाई ऐसा है कि अभी अगर डर की बात है तो फिर ये सबको आमंत्रित कर रही, तो इससे पता चल रहा है कि बीजेपी से लड़ने के लिए उनको अलग अलग राज्यों के जो दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं उनकी जरूरत है, अखिलेश यादव जी की जरूरत है। शायद हो सकता है कुछ दिन बाद राहुल गांधी जिनको कभी पांव नहीं रखने देती थी उनको भी बुला लें। वैसे जब विभिन्न मुद्दों पर डिस्कशन होता है तब जो कांग्रेस के लोग हैं वो इनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहीं पर जब किसी तरीके का दंगा फसाद होता है तो वहां पर इनका विरोध करते हैं और यहाँ पर आते भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अभी क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चालू हो रही है तो इस तरीके के वक्तव्य और इस तरीके के भाषण सामने आते रहेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है और केंद्र में सरकार है, साथ ही साथ जो 2 सीटों से लेकर 77 सीटों तक पहुंचना और 37-38% तक वोट जो है वो अपना रेशियो बनाना, ये मामूली बात नहीं है। अगर बंगाल में किसी को डर है, ममता बनर्जी को किसी से डर है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से ही डर है। और इसलिए डर है क्योंकि अब बंगाल की जनता जो है वो ये जानती है कि परिवर्तन की आवश्यकता है यहाँ पर, और इस चीज की अनुभूति जो है वो ममता बनर्जी को भी हो चुकी है। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के हालात बन चुके हैं दिन पे दिन, वो जरूरी हो गया है कि अब पश्चिम बंगाल का जो मानुस है, जिनके साथ वादा करके भी मुकर गई हैं ममता बनर्जी और आज बंगाल की स्थिति को सर्वनाश की तरफ लेके जा रही है, सिंडिकेट की तरफ लेके जा रही हैं, तो आवश्यकता है कि अब परिवर्तन, वास्तव में जो परिवर्तन है वो। ओके, ठीक है मैम, आप बनी रहिएगा। सुरेंद्र स्वामी जी की प्रतिक्रिया अब एक बार हो जाए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, अखिलेश यादव का ये कहना कि सिर्फ दीदी ही बीजेपी को हरा सकती हैं, ये वो ममता की तारीफ कर रहे थे या विपक्ष की कमजोरी बता रहे थे? ये मैं समझ नहीं पाया, आप बेहतर समझा पाएंगे सर। सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं, देखिए, चूंकि अभी तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 15 साल से हैं मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी सरकार नहीं बना पाई है तमाम कोशिशों के बावजूद, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी उनकी स्थिति 19 के चुनाव से खराब रही जी। तो इसलिए जो अखिलेश जी हैं उनको ये लगता है कि भाई उनसे ज्यादा मजबूत ममता बनर्जी हैं,
क्योंकि वही अभी भाजपा के शासन में अपनी सरकार लेकर टिकी हुई है। और जो समस्याएं इस समय ममता बनर्जी के सामने हैं, वही समस्याएं 27 के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने हैं। अब अखिलेश यादव वहां गए हैं तो दो कारण हो सकते हैं जी। एक तो ये कि वो सोच रहे हो कि हमें भी कुछ सीटें मिल जाएं, जैसे कांग्रेस से मांगने गए थे मध्य प्रदेश में, और हम वहां पे गठबंधन का हिस्सा बन के चुनाव लड़े। दूसरा, तो ममता बनर्जी को भी चालू मालूम है कि चालू पार्टी बोल कर आए थे, कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। हाँ नहीं, वो बोल के क्या जाएंगे वो तो अलग है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि वो उस उद्देश्य से गए थे मध्य प्रदेश में, लेकिन बात उनकी नहीं बनी, तो वो इसी उद्देश्य से हो सकता है बंगाल भी गए हों। ममता बनर्जी की स्थिति ये है कि इस समय सब जानते हैं कि चुनाव इतना आसान नहीं है, चुनाव इस बार फंसा हुआ है, और उसके दो कारण हैं, एक SIR है और दूसरा हिंदुओं का जन जागरण है। जो हिंदू समाज में जागृति आ रही है वो बिहार में आप देख चुके हैं, महाराष्ट्र में उसके परिणाम आप देख चुके हैं। अभी वहां पे नगर निकाय के महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उनके नतीजे भी सबके सामने हैं। तो अब इस परिस्थिति में उनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब वो उनको ऐसा नहीं है कि भाई वो बिल्कुल निश्चिंत है कि हो ही जाएगा। और चूंकि अखिलेश जी ने PDA लगाया हुआ है, तो वो सोच रही हैं कि हिंदू वोटों में कुछ पिछड़े दलित के वोटों की वो बात करते हैं, तो हो सकता है उनको कुछ वोट हिंदुओं के यहाँ दिला दें। SIR की स्थिति सबके सामने है, वो जो लॉजिकल के 1.5 करोड़ वोटर है, अगर वो वोटर नहीं प्रूव कर पाए, देखिए इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ममता बनर्जी ने, क्योंकि सारा तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका ही है, तो इन्होंने कुल 58 लाख वोट कटे। तो उसी समय लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि बंगाल में इतने ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बावजूद कुल 58 लाख वोट कर रहे हैं, जबकि बिहार में ही इससे ज्यादा वोट कटे थे। ठीक है सर, ठीक है। यश भारती जी से हम बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश भारती जी, मैं जब अखिलेश यादव के बयान को ध्यान से देखता हूं तो मुझे समझ आता है वो कहते नजर आए सिर्फ ममता दीदी ही बीजेपी को हरा सकती हैं। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि 27 में आप लोगों ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है, सेकंड लाइन की पार्टी हैं आप, ये कहने की कोशिश कर रहे थे वो, जरा एक्सप्लेन करिए, व्याख्या। मुझे आपके पूरे कार्यक्रम में बड़ा कंफ्यूजन नजर आता है कि कभी आप कुछ दिखा रहे हैं, कभी आप कुछ दिखा रहे हैं, कभी किसी को गोदी में बैठा रहे हैं, कभी खुद गोदी में बैठ जा रहे हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब कार्यक्रम चला रहे हैं आप। ठीक है, आपका कार्यक्रम है, आपका चैनल है, आपको स्वतंत्र, क्योंकि हमारी तो आवाज बंद कर देंगे आप, कुछ भी बोल देंगे और हमारी आवाज बंद कर देंगे। आपके हाथ में सारा कंट्रोल है, तो उसी तरीके से आप चला रहे हैं, चलाइए, आपको मुबारक। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव है और वहां प्रमुखता से ममता बनर्जी की पार्टी TMC लड़ती है जी, तो वहां पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की कोई लड़ाई नहीं। हम सब लोग मिलकर के सहयोग ममता बनर्जी का करेंगे, क्योंकि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और इसमें तो शर्म भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आनी चाहिए कि वो ममता बनर्जी जी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करती थी, और मोदी के नेता चुनने के बाद और रेल दुर्घटना और अन्य दुर्घटनाओं को लेकर के उन्होंने NDA को छोड़ा, तो वो छोड़ के गई, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने या NDA ने नहीं छोड़ा, तो वो तो तमाचा भारतीय जनता पार्टी और NDA को पहले ही लगा चुकी। अच्छा। और लगातार सफल है, जनता ने पश्चिम बंगाल की उनको स्वीकार किया। जब जीत और हार की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते हैं कि जनता सबसे बड़ी भगवान है, जनता का ये आशीर्वाद प्राप्त है। तो जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और लगातार वो जीत रही हैं, तो ये जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जनता ही उनको चुन रही है, तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट? और मैं ये जानना चाहता हूं, इंदौर शहर के कैलाश विजयवर्गीय जी जो कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे, उन्हें प्रभारी बनाया गया था पश्चिम बंगाल का लंबे समय तक, वो कहां गायब हैं? क्यों पश्चिम बंगाल की राजनीति से उनको एकदम गायब किया गया? ऐसा क्या कुकर्म उन्होंने किए? ये आपका सवाल, अभी मैं इस पर जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से ले लूंगा, लेकिन यश भारती जी, वो जो सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि क्या पता एक आध सीट के जुगाड़ में गए हों, जैसे वहां गए थे, उसके बाद चालू पार्टी बोलना पड़ा था जब सीट नहीं मिली, तब कुछ ऐसा व्यवस्था करने गए थे, तो भी बता दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ बाकी प्रवक्ताओं की तरफ। देखिए,
मैंने बताया ना, जिस तरीके की बात की, पश्चिम बंगाल का स्वरूप अलग है और मध्य प्रदेश का स्वरूप अलग था। हम वहां चुनाव लड़ने गए थे मध्य अच्छा, प्रदेश में। ये जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड गलत तो नहीं कहा राजभर जी ने कि भाई जहां जाते हैं वहां पर क्या गलत कहा उन्होंने? भाई वो दिल्ली आए, वो हार गए केजरीवाल साहब, मध्य प्रदेश के कांग्रेस बुरी तरीके से खत्म सी हो गई वहां पर, महाराष्ट्र गए वहां पर चुनाव हार गए, और अब पश्चिम बंगाल चल क्या रहा, बिहार में भी गए थे, वहां पर क्या हुआ? तो ये नतीजे अपने आप में कहते हैं ना कि वो सवाल अपने आप में खड़े हो जाते हैं। यश भारती जी, आपके पहले सवाल का जवाब दूं या दूसरे दोनों सवाल का, का जो जवाब? मन करे आपका। क्योंकि मैं पहले का जवाब दे रहा था, आपने दूसरा सवाल पूछा। कोई बात नहीं, जो मन करे आपका सर। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा गया था, हम चुनाव लड़ने गए मध्य प्रदेश में और हम अकेले ही चुनाव लड़ रहे जी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात आई गठबंधन की, हमने गठबंधन की बात की, सीट शेयरिंग की बात की, क्योंकि बीजेपी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत दल था, तो हम चाहते थे हम मिलकर चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को रोकें जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस तरीके की बातें नहीं, देर 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक बात हुई, उनका नेतृत्व तय ही नहीं कर पाया। जब तय नहीं कर पाए, गुमराह करते रहे, तो जो चालूपन था वो चालूपन जग जाहिर किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और वो चालू जितने लोग थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हैं, ये बयान भी मंत्री बड़ा बने हुए अजीब हैं। था यश भारती जी, वहां पर इस प्रकार का बयान, उसके बाद यूपी में जब आते हैं तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ना, केंद्र में जब आते हैं तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ना, और आप लोगों की बदौलत 2-4 सीटें भी जो है वो कांग्रेस पार्टी निकालने में कामयाब हो जाती है यूपी में। लेकिन या तो फिर चालू ही बोल लीजिए, आप ही साथ मिलकर चुनाव ही लड़ लीजिए, भी अपने आप में बहुत विरोधाभास लगता है। लेकिन एनीवेज, आप प्लीज बने रहेगा। पांडे जी हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, ज्यादा बात उनसे मैं कर नहीं पाया, लेकिन पांडे जी, सीधा सवाल वही है, जब इतने मजबूत हैं आप लोग, वहां पर इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव को वहां बुलाकर उनसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि बीजेपी को सिर्फ दीदी हरा सकती है? वाई? देखिए, किसी सर्टिफिकेट, जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जैसे वो आएंगे मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन माधवी जी की तरफ मैं बढ़ता हूं, माधवी अग्रवाल जी की तरफ। माधवी जी, अब आप क्या कहेंगी? आपने देखा टीएमसी का बयान कि हम बहुत आश्वस्त अपनी जीत को लेकर, और यश भारती जी ने जो कहा उस पर आपका कमेंट चाहूंगा। माधवी अग्रवाल। देखिए, कमाल की बात है, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, तो शर्म तो फिर कांग्रेस को भी आनी चाहिए। ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस को भी लात मार के छोड़ा था, तो शर्म तो फिर सीपीआईएम को भी आनी चाहिए। वहां से भी ममता बनर्जी, उनको भी लात मार के चली गई थी, और कांग्रेस ने जितना सपोर्ट किया था ममता बनर्जी का, उतना सपोर्ट तो किसी ने नहीं किया। हम मानते हैं ममता बनर्जी के इनिशियल टाइम में, राजनीति के शुरुआत में, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी का सपोर्ट मिला, लेकिन हम चाहते थे कि एक महिला है, संघर्ष कर रही हैं, उन्होंने यही सोचकर उनको आशीर्वाद और सर पे हाथ रखा होगा कि आने वाले समय में बंगाल को जो है वो उन्नति की तरफ लेके जाएंगी। तो आज जो स्थिति पश्चिम बंगाल में है वो क्या बताती है? शर्म तो तब आनी चाहिए जब यहाँ पर महिलाओं का बलात्कार हो जाता है और हिंदुओं के घर चुन चुन के जब जलाए जाते हैं, तब ना सपा के मुखिया आते हैं, ना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बंगाल में आते हैं। कम से कम उनको ये तो आके बोलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, पूछना तो चाहिए। लेकिन नहीं, सहयोगी दल है तो इस पे शर्म नहीं आएगी। शर्म किस पे आएगी कि अब उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति किसी को भी किसी भी पार्टी को छोड़ सकता है। समय के साथ साथ अपनी सुविधा के अनुसार लोग राजनीतिक दल बदलते रहे, इसमें कौन सी नई बात हो गई। दूसरी बात, इन्होंने पूछा कि कैलाश विजयवर्गीय क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर प्रभारी के तौर पर काम किया और वो महासचिव रहे। उसके बाद उन्होंने वहां चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में, और वो मंत्री है, अब मंत्री के तौर पर अपना राज्य कार्यभार संभाल रहे हैं। तो हमेशा ऐसा होता रहा है। 2011-13 में तो वरुण गांधी यहाँ पे प्रभारी थे, तो ये भी पूछ लीजिए कि वरुण गांधी जी कहाँ है। कमाल की बात है भाई, आपकी तरह थोड़ी ना कि 20-20 साल तक एक ही आदमी अध्यक्ष बना रहेगा और वो पूरा कांग्रेस को चलाता रहेगा, उसके बाद उनका बेटा आ जाएगा। यहाँ पे दल का जो है वो बार बार लोगों को बदला जाता है, उनकी कार्य की जिम्मेदारी अन्य अन्य लोगों को दी जाती है और समन्वय से पूरे कार्य प्रणाली चलती है। यहाँ पे एक आदमी स्थायी रूप से कहीं पे चिपक के नहीं बैठ जाता। मैं इस पर यश भारती जी का जवाब लूं, उससे पहले पांडे जी से बात नहीं हो पाई थी। पांडे जी, आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी तो पहले बता देते। ये अखिलेश यादव को बुलाकर सर्टिफिकेट दिखा रही थी कि भाई हम ही हरा सकते हैं करके, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पांडे जी, मेरी आवाज मिल रही? नेटवर्क में कुछ एरर आ रहा है। यश भारती जी, आप कुछ कहना चाहेंगे माधवी अग्रवाल जी ने जो कहा उस पर? नहीं तो फिर मैं हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी उनसे बात करूं। यश भारती जी, देखिए, इनकी बात का क्या ही जवाब दें, बेचारापन है इनका। अच्छा,
ये कोई योजना बता दें हाँ, कि इन्होंने पश्चिम जिस नेताओं को ये गाली देते थे टीएमसी के, उन सबको भाजपा में शामिल कर लिया। ये सुशासन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, और जिन पे भ्रष्टाचारियों का आरोप लगाते थे पश्चिम बंगाल में, वो आज सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पद दिए हैं उनको, जिन पे भ्रष्टाचारी का आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाया है। तो ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। इनको केवल और केवल जनता को गुमराह करना है, मूलभूत सुविधाओं से दूर रखना है। कैलाश विजयवर्गीय का नाम लेते हैं, चुल्लू भर पानी में भारतीय जनता पार्टी को डूब जाना चाहिए। इंदौर शहर में पानी तक नहीं दे पाए और आज भी नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब डिस्कशन पे बैठते हैं ना, तो शब्दों का चयन ठीक तरीके से करना चाहिए। मैंने तथ्य दिए, मैंने जवाब दिया आपको। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई, कम से कम पूरे खानदान को तो राज्यसभा लोकसभा नहीं भेज देती ना बीजेपी। चाचा, मामा, नाना, ताऊ सबको भेज दिया। दूसरी बात, आतंकवादियों को टिकट नहीं देते, वहां पे पालन पोषण नहीं करते हैं जो आतंक फैलाते हैं वहां पे एरिया पे। और रही बात, जिनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं ना, वो केसेस लगातार चल रहे हैं, उनकी हेयरिंग हो रही है और वो चल रहा है, किसी को क्लोज नहीं किया गया, तो जाके पहले देख लीजिए। दूसरी बात ये कि जो भी क्रिया होती है, जिस तरीके से काम होता है, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। लगातार मीटिंग्स होती हैं, उनपे जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड से चयन होता है, किन लोगों को भेजा जाएगा, किन को राज्य में भेजा जाएगा। आपकी तरह नहीं कि एक ही परिवार का मुखिया बन के बैठा है और एक ही परिवार का। स्वामी जी, ये जो मुलाकात हुई है वो विपक्षी एकता की मजबूती के तौर पर, ठीक है मैम, ओके, आई एम कमिंग बैक। सुनील स्वामी जी, ये विपक्षी एकता की मजबूती के तौर पर दिखती है या बीजेपी से बंगाल में या देश में बढ़ते डर को दर्शाती है? ये जो हुआ है आज, जो मुलाकात हुई है, आप किस प्रकार से नहीं, देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा एक करेक्शन कर दूं कि ममता बनर्जी मोदी जी के आने के बाद भाजपा नहीं छोड़ के गई है। हाँ, ममता बनर्जी तो 2011 में ही मुख्यमंत्री भी बन चुके थे वेस्ट बंगाल की। दूसरी बात यह है कि इस समय जो अखिलेश जी वहां गए हैं, तो उन्होंने दो विषय उठाए। मेन तो SIR का विषय उन्होंने उठाया। अब और तो कोई लीडर इनके विपक्ष के गठबंधन का आ नहीं रहा है। वो सब कहते हैं कि भाई ये तो खाली लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए है नहीं। तो अखिलेश जी वहां समर्थन में अपने आप पहुंच गए देने के लिए, ऐसा तो होता नहीं है। इसके पीछे दो ही कारण होंगे। एक, ये खुद वहां पे चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहलाते हैं। तो अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो कहीं आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि वहां पे इस समय पूरे देश में एक हिंदुओं में एक जागृति की लहर है, और उस जागृति की लहर का फायदा पूरा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी ने कोशिश की कि दुर्गा पंडाल बनवाया, अब वो उधर दूसरी तरफ महाकाल का मंदिर बनवा रही हैं, सब तरह की बात कर रही हैं। उनके यहाँ भी मुस्लिम वोटों में बिखराव हो रहा है जी। अब ओवैसी भी अच्छा परफॉर्मेंस के बाद वहां आने वाले हैं, उनके हुमायूं कबीर भी वहां पे हैं। तो उन्हें लगा होगा कि अगर अखिलेश आएंगे तो कुछ तो मुस्लिम वोटों के लिए कुछ बात कह के जाएंगे, कुछ चर्चा करेंगे, भाई कैसे इनको बिखरने से रोके और कैसे हिंदुओं के जो पिछड़ा इनका जो पीढ़ी है उससे लेकर के कुछ वोट मिले, उस तरह की राजनीति के लिए गए हैं। अब फायदा चुनाव में हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल क्लियर है जी। उन्हें मालूम है कि उन्हें एक तबके के वोट मिलने नहीं है, तो उन्होंने अपना एक्शन प्लान शुरू कर दिया जी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए, जोर शोर से तैयारियां हो गई, अब अमित शाह भी पहुंच जाएंगे। और जो ममता बनर्जी हैं, टीएमसी हैं, वो अभी मुस्लिम वोटों को लेके उलझी हुई है, SIR को लेके उलझी हुई है। अब अगर उनके वो 1.5 करोड़ वोटों में आप मान लीजिए 1 करोड़ 75 लाख 70 लाख जो भी फाइनल फिगर आएगी जी, तो वो अगर कट गई, क्योंकि उन्होंने सबके राशन कार्ड बनवा दिए, सबके आधार कार्ड बनवा दिए, सबके वोटर कार्ड बनवा दिए, अब वो लॉजिकल सीक्वेंसिंग में फंस गए जी, क्योंकि वो तो ऐसे ही बनाए गए ना, किसी का नाम लिया, किसी की एज, किसी का फादर, कुछ ही लिखते गए, वोट बनाते गए। अब वो फंस गए, अगर वो वोट इनको कट गए तो इनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक तो इनके सारे मुस्लिम वोट्स में काफी इनको परेशानी होगी जी, ऊपर से हुमायूं कबीर और ओवैसी भी इनके हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि अब की बात ममता बनर्जी मतलब इतनी आत्मविश्वास से नहीं है, उनके चेहरे से भी आप देखिए, अखिलेश जी का भी स्वागत किया, वहां खड़ी भी हैं, जब ये बोल रहे हैं तो बिल्कुल उदास सी मायूसी लेके खड़ी हुई हैं, चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो पिछले चुनाव में रहा है। हाँ ठीक है, इस पर मैं पांडे जी का जवाब ले लेता हूँ। पांडे जी, आवाज मिल रही मेरी आपको?
जी मिल रही है। पांडे जी जो कहा सुरेंद्र स्वामी जी ने, उस पर जवाब चाहूंगा आपका। बोलिए क्या बोला सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा, सुरेंद्र स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप सुन तो रहे नहीं सर, आप डिबेट में शामिल है, पता नहीं कहा। पश्चिम बंगाल में है हाँ। तो एक पूरे भारत में मैं बोलता हूँ कि एक मुख्यमंत्री जो है, हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए सर। मुख्यमंत्री के पास कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। हाँ। और 2024 में 18 से 10 में उतारे थे इनको। 2024 में लोकसभा में 18 से 10 में उतार के दिखा दिया था हमने। अब वो विधानसभा में जो 3 से एकदम से 75-77 पे पहुंची थी, उसकी वजह क्या थी? इनके जैसा। और दूसरा बात है, अब तो हमारी लड़ाई इनकी है कि पश्चिम बंगाल के पूर्वज जो थे, जो हमारी अस्मिता की लड़ाई बन गई है। इन्होंने राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बोला। पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी कि वो अंग्रेजों के दलाल कब थे, कौन से इतिहास में लिखा हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने मातंगनी हजरा को कहा मुसलमान, माने कौन सी जगह लिखा हुआ है वो मुसलमान थी, वो क्रांतिकारी थी। और जवाब लेता हूं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को हमारे प्रधानमंत्री अपने समानता पलाए बंकिम दा बोल के। ये भी पश्चिम बंगाल के आदमी पूछेंगे कि आप बंकिम दा के बराबर के कब हो गए, वो आपके दोस्त कब हो गए। अरे उनका कद बहुत ऊंचा है। आप इतना मत हो जाइए कि बंगाल को इतना छोटा मत दिखाना सीखिए। बंकिम दा नहीं बन सकते आप। किस तरह से आपने बंकिम दा बोला, ये भी पूछेंगे। दूसरा हम ये भी पूछेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का आके नाम तो लेते हैं पश्चिम बंगाल में, कि उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम से उनकी लेखनी क्यों हटा दी, उनकी लिखी हुई चीजें को क्यों हटा दी है? उस जगह तो आप उनको छोटा कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में वोट लेने के आते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तीसरा और पूछेंगे, इनके ही नेता बोले थे स्वामी विवेकानंद को कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। अरे कहां उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा दिखाई है? जिन्होंने धर्म की परिभाषा पूरे विश्व को दी, उसको इन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा का कहा। तो ये सब चीजें इस बार 2026 में पश्चिम बंगाल की जनता इनसे पूछेगी और इन्हें मुंह में अच्छे से कालिक पोत के भेजेगी। 21 में तो कुछ दिए थे, इस बार 50 से नीचे रखेंगे, क्योंकि इन्होंने जितना हेव दृष्टि से बंगाल को देखा है। 26 में अस्मिता की लड़ाई है और इसका जवाब हमने इसी शब्दों से देंगे कि ठीक है, पश्चिम बंगाल को इज्जत करना सीखिए, पश्चिम बंगाल की मिट्टी को इज्जत करना सीखिए, यहाँ के पूर्वजों को सम्मान देखना सीखिए, केवल बंगाल में आने नहीं पूरे। ठीक है, ओके, इस पर मैं माधवी जी का जवाब लूंगा। माधवी जी, इन्होंने कई स्टेटमेंट्स कोट किए और उसको लेकर घेरा और कहा कि हम जो है जो पिछली बार के विधानसभा चुनाव में मिले थे उससे भी बहुत कम देंगे, मुंह पर कालिक पोत कर भेजेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। इस पर आपका जवाब माधवी जी। ऐसा है आशीष जी, पश्चिम बंगाल की जनता भी पूछेगी ममता बनर्जी से कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक डॉक्टर बिटिया की अस्मिता लूटी जाती है और वहां पे 2000 जो लोग हैं वहां घुसकर जो जहां पे अपराध हुआ है वहां पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ये भी पूछेगी कि इनके मंत्रियों ने किस तरीके से शिक्षक घोटाला किया और उसमें जो रास्ते पर धरना प्रदर्शन के लिए शिक्षक निकले उनके ऊपर लाठियां ही लाठियां बरसाई गई। पश्चिम बंगाल की जनता ये भी पूछेगी कि जब यहाँ पर कोविड फैला था और वहां पे जो विशेष समुदाय के लोग हैं जब किसी भी नियम को नहीं मान रहे थे उस समय ममता बनर्जी का प्रशासन जो है उनका सपोर्ट कर रहा था। तो ये भी जो है पश्चिम बंगाल की जनता पूछेगी। पश्चिम बंगाल की जनता ये भी पूछेगी ममता जी से कि यहाँ पे जो है इतना विकास नीचे क्यों है, यहाँ की स्थिति खराब क्यों है, यहाँ का मानुष दूसरे राज्यों में शरण लेने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है। ममता बनर्जी से ये भी प्रश्न पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल के द्वारा कि एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी आप बोलती है कि 8 बजे के बाद अगर तुम घर से निकल रही है कोई लड़की तो वो क्यों निकल रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है अपनी सुरक्षा की। तो बहुत सारे सवाल हैं जो पश्चिम बंगाल में जनता ममता बनर्जी से पूछेंगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। रही बात ममता बनर्जी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़कर जीती थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उस समय सहयोग किया था, लेकिन क्या उन्होंने उन सारे वादों को निभाया है, पश्चिम बंगाल की जनता आपसे ये भी पूछने वाली है। इसलिए आप तैयार रहिए कि आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता आपसे कौन कौन से सवाल पूछेगी और कहां आपको जवाब देना है। ठीक है, ओके, माधवी जी बनी रहिएगा। यश भारती जी, अखिलेश यादव जी ने अपने बयान में कहा कि ईडी को भगाने जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। आपको ये नहीं लगता कि ये संविधान और कानून का अपमान है और एक संवैधानिक प्रक्रिया में, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ममता बनर्जी ने उस दिन दखल डाली थी, वहां पहुंचकर फाइल चुराया और भाग गई वहां से। अब उसको अखिलेश यादव जी सही ठहरा रहे हैं और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ईडी को भगा दिया। क्या ये लोकतांत्रिक और ये कानून का अपमान नहीं है? यश भारती जी। देखिए आशीष गोस्वामी जी,
जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने बात को कहा, पूरी बात आपने नहीं बताई। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन के रूप में काम कर रही है, पहले उसको भेज दिया जाता है, फिर भारतीय जनता पार्टी आती है। अन्य राज्यों का भी ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है और लगातार ये चीजें बढ़ रही हैं, तो बात तो कही जाएगी। अब काले को काला कह देना और फिर काले का बुरा मान जाना, तो इसमें तो फिर कोई बात ही नहीं है। आदरणीय सुरेंद्र स्वामी जी बहुत सारी बातें बता रहे थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मोदी जी की बात कही। क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे? और तमाम चीजें हुई हैं मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होने के बाद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तक त्याग दिया था संसदीय बोर्ड, और भी बहुत सारे ऐसे काम हुए। जितने वरिष्ठ थे उनको या तो हटा दिया गया, भगा दिया गया, या घर बैठा दिया गया। अच्छा, मैं ये भी नहीं समझ पाता यश भारती जी, आप कह देते हैं कि भाई ये संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2013 चलिए ना, 2000 थोड़ा पीछे चलते हैं। 2013 में माननीय सर्वोच्च अदालत ने क्या टिप्पणी की थी सीबीआई पर, याद है आपको? जस्टिस आरएम लोढ़ा, क्या कहा था उन्होंने? उस समय तो अखिलेश यादव नहीं आए थे बोलने के लिए कुछ। मुझे लगता है मुझे बोलने की जगह आप ही बोल लीजिए, मैं सुन रहा हूं। अरे नहीं भाई, मैं क्यों बोलूंगा? इस पर जवाब दिए, क्रॉस क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। ये अल्ली बेते मत बात क्या करी मुझसे, मैंने जो क्रॉस क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए। आप मुझे धमका रहे हैं कि मैं कैसे? अरे मैं भाई, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। आप मुझे तुरंत ज्ञान बांटने लग जाते हैं, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। 2013 में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सीबीआई पिंजरे का तोता है जो मालिक के आवाज पे काम करता है। तब क्या हुआ था? और वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर भी निकले और ये कहा कि हमारी स्वतंत्रता पे खतरा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये किसकी सरकार में हुआ? मैं वही कह रहा हूं ना, ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा ना सर, वो वही वाली बात आ जाती है घूम फिर के। एनीवेज, आप सभी जुड़े, मेरे पास समय सीमित था। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत आभार। स्वामी जी, माधवी जी, राम प्रकाश पांडे, यश भारती जी, आपका भी बहुत आभार समय देने के लिए। नितिन नवीन की बैठक वहां पर चल रही है, लेकिन सबके बीच में तमाम बैठकों का दौर और चल रहा है, मेल मुलाकातों का दौर और चल रहा है। अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, उसी पर आज हमने बात की। इस डिबेट में फिलहाल के लिए बस इतना।